हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अविधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी को देख रहे हैं और यह इस सीरीज का 7वां पार्ट है। और अभी तक हम जो है आदेश 7 तक पहुंचे हैं। आदेश 7 के अंतर्गत हम नियम 11 तक के जो प्रावधान हैं उनको डिस्कस किए थे। और आपको पता है कि यह पूरी जो सीरीज है, हमने इसको क्रम से इसलिए शुरू किया है ताकि इस पूरी सीपीसी को व्यवस्थित तरीके से हम समझ सकें और उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकें। सारे प्रावधानों में जो भी बातें दी गई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं किसी भी राज्य की परीक्षा में, तो उन सभी को हम डिस्कस कर सकें, सभी को ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से देख सकें। इसी को जो है इसीलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है। और 6 पार्ट में अभी तक आपने कुल 300 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व किया है। और हमारे पूरा विश्वास है कि अभी तक के जितने भी प्रश्न आपने देखे हैं, वह सभी आपको निसंदेह रूप से बहुत ही कारगर साबित होंगे परीक्षा के लिए। आप किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा दे रहे हों जहाँ पर सीपीसी अगर उस सिलेबस में है, तो यह निश्चित रूप से आपको ज़रूर मददगार साबित होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हुए यह 7वें खंड को हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह कुल 10 पार्ट में होगा और यहाँ से प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न को हम हल करते हैं और इस प्रकार से 10 पार्ट में कुल 500 प्रश्नों का एक बेहतरीन कलेक्शन आपके पास होगा सीपीसी में, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या अन्य जो राज्य हैं, राजस्थान है, जहाँ पर भी सीपीसी पूछी जाती है उसको आप आसानी से वहाँ पर प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस 7वें पार्ट को और यहाँ पर जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार से हैं उसको हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, एक प्रतिवादी एक वाद की अस्वीकृति के लिए अदालत में प्रार्थना कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अस्वीकृति से तात्पर्य क्या है? नामंजूरन। चूंकि शब्दों को आपको थोड़ा सा पकड़ना है, कई प्रकार से शब्द जो है इधर उधर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो हमें उसको जो है ध्यान से देखना होगा। तो एक प्रतिवादी जो है एक वाद की को नामंजूर करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है। किस आधार पर? तो आधार जो है वह आदेश 7 और नियम 11 के अंतर्गत वह आधार बताए गए हैं। कुल 6 आधार बताए गए हैं और उन्हीं 6 आधारों पर किसी भी आधार पर जो है न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। तो अगर स्टाम्प लिखाई साफ नहीं है, तो लिखावट साफ नहीं है, तो यह कोई वाद पत्र के नामंजूर किए जाने का कोई आधार नहीं है, बल्कि वाद पत्र जो है स्टाम्प जो है वह पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है, अगर वह संसद के एक और अधिनियम के द्वारा वर्जित है, अर्थात अगर संसद के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी विधि का अगर वह खंडन करता है या उसके द्वारा वर्जित है, तो इस आधार पर जो है वह वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। अगर वाद विदेशी भाषा में बना है, तो विदेशी भाषा जो है में बना है, तो यह अस्वीकृति का कोई आधार नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा जो विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद प्रस्तुत करना। तो क्या उसी वाद हेतु पर नया वाद प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो आदेश 7 का जो नियम 13 है, रूल 13, इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के कारण वादी उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद उपस्थित करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा। अर्थात जो है वह उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकता है, संस्थित कर सकता है। जो कमियां हैं उन कमियों को अगर वह दूर कर देता है, अर्थात जिसके लिए उसका वाद पत्र नामंजूर किया गया था, अगर उसको वह सही कर देता है, फिर उसी आधार पर वाद अगर संस्थित करना चाहता है, तो आदेश 7 का नियम 13 यह बताता है कि वह नया वाद प्रस्तुत करने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि वह वाद संस्थित कर सकेगा। दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक दावे का कथन एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो जिस दावे के कथन को या जिस दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको जो है वादपत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दावे का कथन होता है। दावे का कथन करने वाला जो दस्तावेज है, जिसके माध्यम से कोई दावा किया जाता है, न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति जाता है, तो कोई अपना एक वाद, एक मामला लेकर के जाता है। अब वह मामला मौखिक रूप से नहीं बताता है वहाँ, बल्कि एक दस्तावेज के रूप में लिख करके देता है कि साहब हम इस संपत्ति पर हमारा दावा है
और यह हमारे आधार हैं, इस आधार पर हम इस संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं और यह जो संपत्ति है अभी एक्स के कब्जे में है। तो क्या है, यह जो संपत्ति के संदर्भ में जो दावा कर रहा है उसे वादपत्र कहा जाता है। अब इस वादपत्र के बाद पर इसके दावे पर यह प्रतिवादी के द्वारा जो अपना उत्तर लिखा जाएगा उसे ही प्रतिदावा कहा जाएगा या जवाब दावा जिसे कहते हैं ये कहा जाता है। तो वाद पत्र, जवाब दावा या लिखित कथन, यह जो है अलग अलग दो दस्तावेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना यह वर्णित है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना यह कहाँ वर्णित है, तो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वर्णित है। और नियम 13 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाता है तो जिस आधार पर नामंजूर किया गया है उसी आधार पर अगर उस कमी को दूर कर लिया जाता है तो वादी जो है उसी आधार पर नया वाद संस्थित कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। यह नियम 13 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, आदेश 7 नियम 11 ई सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय वाद पत्र नामंजूर कर देगा यदि वह वाद पत्र जो है वह संस्थित नहीं किया गया है। तो अगर वह 2 प्रतियों में संस्थित नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर जो है वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। अब इसको प्रारंभ से यह जो है प्रावधान इसमें नहीं था, बल्कि इसको 2002 में यह जो प्रावधान है इसको जोड़ा गया है, अर्थात अंतः स्थापित किया गया है। तो वादपत्र 2 प्रतियों में संस्थित किया जाएगा। यह प्रावधान सीपीसी में कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया, इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अंतर्गत किस नियम में वाद पत्र को वाद हेतु के न होने के कारण मंजूर किया जा सकता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो सबसे पहला वाला इसका आदेश 7 नियम 1 के अंतर्गत 11 के अंतर्गत जो आधार बताए गए हैं, जो सबसे पहला आधार है वह यह बताता है कि अगर वाद हेतुक दर्शित नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, तो उस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि समन की तामील होने की तिथि से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो लिखित कथन जो है सामान्यतया तो जब वाद पर संस्थित किया जाता है उसके 30 दिन के भीतर लिखित कथन देना होता है। लेकिन इसे जो है जब आदेश 8 को जब देखेंगे, आदेश 8 में जो है नियम 1 के अंतर्गत जो उसका परंतुक बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि उसको तामील किए जाने की तारीख से 90 दिन अधिकतम समय है कि उसके अंदर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए यह अधिकतम समय वहां पर 90 दिन बताया गया है आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत। लेकिन एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, कैलाश बनाम ननकू का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समन की तामील होने की तारीख से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह केस ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण केस है, कैलाश बनाम ननकू का मामला। अगला प्रश्न है, जहां वाद पत्र अस्वीकार हो चुका हो तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में नया वाद क्या वह प्रस्तुत कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसा कि अभी आपने पहले देखा आदेश 7 नियम 13 के अंतर्गत, उसमें यह बताया गया है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना इस बात के लिए आधार नहीं होगा कि उसी वाद पत्र पर नया वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। अगर वह कमी दूरी कर दी गई तो उसी वाद हेतु पर उसी वाद पत्र के बारे में नया वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 13। अगला प्रश्न है, ऐसे दस्तावेज जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। तो यह जो है कब दाखिल किए जाएंगे, अर्थात जिन आधार पर जो वादी है वह दावा कर रहा है तो वह आधार जो है वह संस्थित किया जाएगा, वाद संस्थित करते समय न्यायालय के समक्ष उसको पेश भी किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश 7 नियम 14 के अंतर्गत बताया गया है। और यह बताया गया है कि उसको वादपत्र के साथ ही जो है न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वे दस्तावेज जो वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए थे किंतु उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो क्या उनको बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उनको बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल न्यायालय की अनुमति से उनको प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि आदेश 7 नियम 14 के अंतर्गत आपने देखा कि वे जो भी आधार हैं
कि जिन आधार पर कोई वाद पत्र संस्थित किया जा रहा है, उन आधार को वाद पत्र के साथ ही संस्थित किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। लेकिन उनके बाद भी अगर वह पेश किया जाता है तो न्यायालय की अनुमति से ही पेश किया जाएगा, अन्यथा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जो प्रावधान है आदेश 7 नियम 14 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नियम 14 के खंड 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सीपीसी में दुकान बही खाता पेश करना यह उपबंधित है किस आदेश के अंतर्गत? तो आदेश 7 नियम 17 के अंतर्गत यह उपबंधित है। दुकान का बही खाता पेश करने के बारे में जो प्रावधान है वह। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम 1 का संबंध किससे है? तो आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत लिखित कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो चूंकि आपने आदेश 6 को देखा, 6, 7, 8 ये तीनों ही एक साथ जो है पढ़ना चाहिए। आदेश 8 के अंतर्गत 6 के अंतर्गत अभिवचन को परिभाषित किया गया है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर अभिवचन के 2 भाग हैं, एक वाद पत्र है और दूसरा जो है वह लिखित कथन है। तो वाद पत्र के बारे में प्रावधान आदेश 7 के अंतर्गत और लिखित कथन के बारे में प्रावधान आदेश 8 के अंतर्गत। तो अब आदेश 8 के अंतर्गत, आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत जो है क्या है, लिखित कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है नियम 1 में कि लिखित कथन जो है प्रतिवादी पर समन की तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है लिखित कथन पेश किया जाना चाहिए। अब इसी के परंतुक में बताया गया है, लेकिन यह जो 30 दिन से बाद जो है वह संस्थित किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है, लेकिन वह मैक्सिमम टाइम कितना होगा, 90 दिन होगा। और इसी के साथ साथ आपने एक केस देखा कैलाश बनाम ननकू का मामला, वहां पर यह बताया गया कि यह 90 दिन के बाद भी जो है वह उसको पेश किया जा सकता है, हालांकि उसके लिए जो न्यायालय की अनुमति और पर्याप्त आधार ये सारी बातें होना आवश्यक है। अब इसी के साथ साथ जब आप आदेश 8 को पढ़ते हैं तो धारा 27 को भी उसी के साथ साथ देखना चाहिए, क्योंकि यह आदेश और धाराएं जो है अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो और आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होता है वह समय सीमा साधारणतया तो है कितनी है, 30 दिन है। कहाँ प्रावधान है? तो आदेश 8 और नियम 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि अधिकतम कितने समय के भीतर देना चाहिए, तो अधिकतम अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पर 90 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कथन का क्या अर्थ है? तो वाद पत्र में एक जो वादी होता है वह किसी बात के लिए दावा करता है, उसे वाद पत्र कहा जाता है। और प्रतिवादी जो है उस दावे का जब उत्तर देता है, तो वादी के दावे का प्रतिवादी के द्वारा जब उत्तर दिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, लिखित कथन कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध सीपीसी में कहाँ उपबंधित हैं? तो लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, इन तीन बातों को ध्यान में रखिए। ये तीनों ही बातें जो है वह आदेश 8 के अंतर्गत आती हैं। 6 के अंतर्गत आपने अभिवचन को देखा था, 7 के अंतर्गत वादपत्र है और 8 के अंतर्गत क्या है? तो 8 के अंतर्गत जो है लिखित कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। और 9 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पक्षकारों की हाजिरी और गैर हाजिरी का क्या परिणाम होगा इसके बारे में, हाजिरी और गैर हाजिरी अर्थात उपस्थिति और गैर उपस्थिति का जो परिणाम क्या होगा इसके संदर्भ में आदेश 9 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आदेश 8 के अंतर्गत मुजरा, प्रतिदावा और लिखित कथन, इन सब के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है या मुजरा का जो कब दिया जा सकता है? अब देखिए मुजरा के संदर्भ में मैक्सिमम लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। ए एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए ने बी को 10,000 रुपये कर्ज दिया है। अब ए जो है बी के खिलाफ वाद संस्थित करता है कि वह हमारा 10,000 रुपये वापस करे। बी कहता है कि तुमको भी हमने 500 रुपये या 5,000 रुपये मान लीजिए हमने एक बार दिया था और तुमने अभी तक वापस नहीं किया है। तो यहाँ पर ए बी के खिलाफ इसलिए वाद संस्थित करता है ताकि उससे 10,000 रुपये वसूल सके। लेकिन बी कहता है कि इसके ऊपर भी हमारा 5,000 रुपये का कर्ज है, यह भी हमारा जो है कर्जदार है।
तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा कि यह जो है 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये माइनस करके और बी को आदेश देगा कि तुम इसका 5,000 रुपये वापस कर दो। तो इसे ही जो 10,000 रुपये में से जो 5,000 रुपये वापस किया जा रहा है, इसे ही मुजरा कहा जाता है। तो मुजरा दो प्रकार के होते हैं। एक वैध मुजरा होता है, जिसके संदर्भ में प्रावधान जो है आदेश 8 के अंतर्गत नियम 6 में दिया गया है। दूसरा होता है सामयिक मुजरा, जिसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो हम देखेंगे आदेश 20 के नियम 21 के अंतर्गत। तो वैध मुजरा और सामयिक मुजरे के अंतर्गत जो अंतर होता है वह होता है कि जो संपत्ति जिसको वसूल किया जाना है वह निश्चित होना चाहिए, और सामयिक मुजरे के अंतर्गत जो है जो संपत्ति है वह क्या है, अनिश्चित है, वह निश्चित नहीं होती है। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है। तो मुजरा तब अनुमन्य होता है जब प्रतिवादी के द्वारा निश्चित धनराशि का मुजरा चाहा गया है। अर्थात यहाँ पर जो ए है यह इससे 10,000 रुपये का जब दावा बी से करता है, तो और बी जो है निश्चित धनराशि अर्थात 5,000 रुपये तक का जो दावा ए से करता है, तो यहाँ पर दोनों ही धनराशियाँ निश्चित हैं, इसलिए यह क्या होगा, वैध मुजरा होगा। लेकिन अगर यहीं यह कहता कि हमने भी तुमको अपना ये बैल दिया था, अब बैल की कीमत 5,000 रुपये तक हो सकती है, अब हो सकती है वो 4,000 भी हो सकती है, अब वह क्या है कि बैल की जो कीमत है वह हो सकता है कि निश्चित ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे वह सामयिक मुजरा हो जाएगा और वह आदेश 20 नियम 19 के तहत उसको निर्धारित किया जाएगा। तो इसे ही जो है सामयिक मुजरा और वैध मुजरा में यह अंतर है। और हमसे प्रश्न जो पूछा रहा है वहाँ पर जब धनराशि जो है वह निश्चित है तो उसको आदेश 8 नियम 6 के तहत निर्धारित किया जाएगा। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में मुजरा कराया जा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं उसको देखिए। जब धन की वसूली के लिए कोई मामला है और वह धनराशि जो है वह निश्चित होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें है कि जो प्रतिवादी है वह वैध रूप से वसूल किए जाने योग्य वह धनराशि होनी चाहिए। और चौथा है कि धनराशि उस न्यायालय के द्वारा जिसमें वह संस्थित किया गया है उसके आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह उसका निर्धारण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। दोनों पक्षकारों का स्वरूप वही होना चाहिए जो उनका वादी के वाद में है। उसका वादी से अथवा एक से अधिक वादी हैं तो समस्त वादियों से वसूल योग्य होना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रतिसाधन के रूप में दावाकृत राशि पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क भी देय होता है। तो किसी भी मुजरा के लिए इतनी जो बातें हैं, इतनी आवश्यक शर्तें हैं, वह पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवादी के द्वारा किए जाने वाले मुजरा के संबंध में कौन सा जो कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर हम असत्य कथन पूछ रहा है हमसे, अर्थात कौन सा कथन है वह गलत है। पहला है कि वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए, यह कथन सत्य है। धन की जो धनराशि है वह निश्चित होनी चाहिए, यह भी सही है। धनराशि न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। अगर एक से ज़्यादा प्रतिवादी हों तो धनराशि किसी भी प्रतिवादी के द्वारा वसूल योग्य होनी चाहिए, किसी भी प्रतिवादी के द्वारा वसूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह सबके द्वारा एक समान रूप से अगर वसूली योग्य है तब ही वह जो है मुजरा के लिए दावा किया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। ए है, बी, सी और डी। मान लीजिए यह 4 व्यक्ति हैं और किसी फर्म में या किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति एक्स है, इसमें से जो पहला व्यक्ति ए है इसका कुछ पैसा बकाया है एक्स के पास, मान लेते हैं वह 5,000 रुपये उसका बकाया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल ए ही एक्स के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है, बाकी के जो तीनों व्यक्ति हैं यह वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं। और यही चीज उल्टा लागू होगी, अगर ये है इसने केवल इसको पैसा दिया है तो वह इसके पार्टनर से और जो अन्य प्रतिवादी हैं उनसे जो पैसे वसूल नहीं कर सकता है। तो यही इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुजरा करने का नियम कहाँ वर्णित है। तो आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत मुजरा का जो नियम है वह दिया गया है, वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में स दावा मुजरा कर सकता है या मुजरा का दावा कर सकता है। तो यहाँ पर यह जो उदाहरण है या दृष्टांत दिए गए हैं, ये सभी जो दृष्टांत हैं वह आदेश 8 नियम 6 से संबंधित हैं। तो अब हम इसमें पहला देखते हैं कि विनिमय पत्र के आधार पर स पर वाद लाता है।
स का कहना है कि उसके माल के बीमे के संबंध में अ ने असावधानी बरती थी और वह क्षति धन देने का उत्तरदायी है। तो यहाँ पर असावधानी के कारण अगर उसको भी जो है क्षति हुई थी, तो इस आधार पर वह मुजरा नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए वह अलग वाद संस्थित कर सकता है। यहाँ पर यह नहीं कर सकता कि अब इसका जो पैसा हमसे बाकी है, हम इसको इस आधार पर इसमें से काट लेंगे कि इसने हमारे साथ असावधानी बरती हुई थी और उस असावधानी के कारण हमको नुकसान हुआ था। तो इस आधार पर वह मुजरा नहीं कर सकता है। दूसरा है, ब और स के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए अवाद लाता है। स का ऋण उसे ही अ से शोध्य है। अब केवल अगर स से तुम्हारा ऋण बकाया है तो तुम ब के विरुद्ध क्यों वाद ला रहे हो? तो यहाँ पर यह जो है मुजरा के लिए इस प्रकार से दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दावा जो है केवल और केवल स से किया जा सकता है, ब से नहीं किया जा सकता। चूंकि यहाँ पर दोनों के विरुद्ध एक साथ वाद लाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह मुजरा नहीं हो सकता है। तीसरा है, अ और ब 1000 रुपए के लिए स के विरुद्ध वाद लाते हैं। स का ऋण केवल अ से अ के द्वारा शोध्य है। अब केवल अ के द्वारा जब शोध्य है तो ब उसके ऊपर वाद क्यों ला रहा है? तो यहाँ पर भी वह मुजरा नहीं कराया जा सकता है। अ 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर स पर वाद लाता है। अ के विरुद्ध 1000 रुपए के ऋण की वसूली के लिए निर्णय स के पास ऑलरेडी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अ क्या है? स के ऊपर वाद ले आता है कि वह उसका 500 रुपये वापस करे। अ कहता है स कहता है कि 1000 रुपये हमारा ऑलरेडी जो है ए के ऊपर बकाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुजरा हो जाएगा और यहाँ पर 1000 रुपये में से 500 रुपये घटा दिया जाएगा और बाकी का जो पैसा है अ के द्वारा स को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यजनक और वैधानिक प्रतिसाधन। अब प्रतिसाधन को ही मुजरा कहा जाता है या इसे ही सेट ऑफ कहा जाता है। तो यह जो है साम्यिक या वैधानिक मुजरा में कौन सा अंतर सही है? अब जैसा कि आपने देखा कि साम्यजनक मुजरा के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आदेश 20 और नियम 19 के अंतर्गत। वैध मुजरा के बारे में आदेश 8 और नियम 6 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अब हम इस पे अंतर क्या है उस पे आते हैं। तो साम्यजनक प्रतिसाधन अनिश्चित धनराशि के लिए होता है। यह बात बिल्कुल सही है। जहां पर जो धनराशि है वह निश्चित नहीं है, तो वह साम्य के आधार पर वहां पर मुजरा कराया जाएगा। लेकिन वैध मुजरा के मामले में क्या होता है कि जो धनराशि होती है वह निश्चित होती है। तो यह पहला विकल्प ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी जो है वह प्रतिवाद दावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा क्या होगा? यह चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? तो यह जो है जारी रहेगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश 8 के नियम 6D या 6 घ के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक जो है प्रतिवादी है, ये एक वादी है, यह बी के ऊपर वाद दायर करता है या प्रतिवादी इसको बनाता है। अब जो प्रतिवादी इसके ऊपर बनाया जाता है, तो प्रतिवादी के द्वारा भी उल्टा ए के ऊपर भी दावा कहते हैं कर किया जाता है। इसे ही प्रतिदावा कहते हैं। ए ने बी पर दावा किया और बी ने भी ए के ऊपर दावा कर दिया, इसे प्रतिदावा कहते हैं। जैसे ए बी के ऊपर एफआईआर करता है और बी ए के ऊपर भी एफआईआर कर देता है, जिसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। उसी प्रकार से यह जो है प्रतिदावा हो गया। अब जब प्रतिदावा किया गया तो यहाँ पर जो वादी का वाद है जो उसने ए पर संस्थित किया था वो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि बी का जो दावा है वह ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। ए ने कहा कि हमारा जो पैसा है बी के पास बाकी है 500 रुपये। ये कहता है ए के पास हमारा 1000 रुपये पहले से ही बकाया है और उस पर कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है। और मान लीजिए इस स्थिति में या आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आने के कारण ए का जो वाद है वह खारिज कर दिया जाता है, लेकिन बी ने प्रतिदावा कर दिया है ए के ऊपर। अगर ए का मामला यहाँ खारिज कर दिया गया तो बी ने जो प्रतिदावा किया है ए के ऊपर वह नहीं खारिज हो जाएगा अपने आप, बल्कि खाली ए का खारिज होगा, बी का चलता रहेगा। तो यह क्या होगा? जारी रहेगा। इसके संदर्भ में आदेश 8 नियम 6D या 6 घ के अंतर्गत जो प्रावधान है वह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 1000 रुपए के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते हैं। सी का भी एक ऋण है जो ए के द्वारा उसे शोध्य है, अर्थात ए और बी ये दोनों मिलकर के सी के ऊपर मुकदमा करते हैं और सी का एक कर्ज है ए के ऊपर।
तो ऐसी स्थिति में चूंकि संयुक्त वाद लाया गया है, इसलिए सी जो है वह ए के विरुद्ध यहाँ पर इस मामले में अलग से वह मुजरा नहीं कर सकता, बल्कि किसी दूसरे मामले में वह सी के विरुद्ध अलग से वाद ला सकता है कि वह उसका धनराशि वापस करे। यहाँ पर वह मुजरा के लिए दावा नहीं कर सकता। यह जो प्रावधान है आदेश 8 नियम 6 का जो दृष्टांत एफ है या दृष्टांत च है, इसी पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के अनुसार जब वादी के द्वारा आह्वान शुल्क अदा न करने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पर समन की तामील नहीं की जा सकी है, तब न्यायालय यहाँ पर क्या कर सकता है? तो वह क्या करेगा? उसके दावे को निरस्त कर देगा। अब आदेश 9 के अंतर्गत क्या है? पक्षकारों की उपस्थिति या गैर उपस्थिति का क्या परिणाम होगा? अब देखिए, जब केवल एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जाता है, तो वहां पर जो न्यायालय के द्वारा समन उसको बुलाने के लिए, उसके दावे का जो है जवाब देने के लिए समन जारी किया जाता है। अब समन का जो खर्च होगा, शुल्क होगा, उसको वादी के द्वारा संस्थित जो है वहन किया जाएगा। अगर मान लीजिए वह शुल्क अदा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यही सही होगा। इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश 9 के अंतर्गत और नियम 2 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? अब आदेश आप 9 देख रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, वादी उपस्थित नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होगा। इन तीन बातों को हमें विशेष रूप से उस प्रश्न में ध्यान रखना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर वादी उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ पर मामला खारिज हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दावा किया है, वाद संस्थित किया है, अब सुनवाई के टाइम वही नहीं उपस्थित होता है, तो वहां पर पूरी तरह से मामला उसको खारिज कर दिया जाएगा। कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, वहां भी मामले को खारिज कर दिया जाएगा। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि निर्धारित तिथि पर कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? तो न्यायालय यहाँ पर मामले को या वाद को खारिज कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी तो उपस्थित होता है लेकिन वादी उपस्थित नहीं होता है और प्रतिवादी के द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार कर लेता है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा? अब देखिए, जहां पर कोई पक्षकार नहीं उपस्थित होता, वहां पर जो है मामला खारिज कर दिया जाएगा। जहां पर वादी उपस्थित नहीं होता है, वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसके लिए हम आदेश 9 का नियम 8 देखेंगे। नियम 8 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जहां केवल प्रतिवादी उपस्थित हुआ है, प्रतिवादी क्या है? हाजिर है, लेकिन वादी उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मामले को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि वादी जो है उपस्थित नहीं है लेकिन प्रतिवादी उपस्थित भी है और वह वादी के जो दावा किया गया है उसको भी स्वीकार कर रहा है, तो जितने केवल एक भाग को स्वीकार कर रहा है, तो जितना भाग वह स्वीकार कर रहा है वहां पर वह क्या होगा, उतने भाग के संदर्भ में आदेश पारित किया जाएगा। अब जो है हम विकल्प पे आते हैं कि अगर मान लीजिए वह उपस्थित हुआ और दावे के एक भाग को उसने स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण वाद को जो है खारिज नहीं किया जाएगा। वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक कि उसका भाग जो है अवशिष्ट जो है दावे से है। यही जो है विकल्प सही होगा। मान लीजिए एक दावा किया गया है, इस दावा के अंतर्गत 3-4 बातें हैं और इसमें से एक व्यक्ति ने यह 2 बातें शुरुआत की स्वीकार कर ली, जो प्रतिवादी है, बाकी की 2 बातों को स्वीकार नहीं करता है, वादी उपस्थित है नहीं। ऐसी स्थिति में इस दोनों ही बातों को यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा और बाकी के जो 2 बातें हैं इसके संदर्भ में डिक्री आदेश पारित किया जाएगा। तो यह जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है इसी के अनुसार अगर आप उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां सीपीसी के आदेश 9 नियम 2 के अधीन वाद खारिज कर दिया जाता है, वहां पर वादी क्या कर सकता है? आदेश 9 नियम 2 को आपने देखा, उसमें जो है कोई मामला खारिज इसलिए किया जाता है ताकि इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर समन की तामील के लिए जो वादी के द्वारा खर्चा दिया जाना है वह खर्चा नहीं दिया जाता है, इसके कारण से वहां पर मामला खारिज कर दिया जाता है। अब नियम 4 के अंतर्गत यही बात बताई गई है
कि अगर ऐसा मान लीजिए कि वाद को खारिज कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उसी आधार पर नया वाद संस्थित किया जा सकता है या उस खारिजी को अपास्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है। तो परसीमा अवधि के अधीन रहते हुए नया वाद जो है वह वादी ला सकता है। यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जहां वाद खारिज कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन के तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से कितनी अवधि तक वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन देने में असफल रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वादी है वह वाद संस्थित करता है और उसका जो समन का खर्च वगैरह है वह सब कुछ जमा कर देता है और न्यायालय क्या करता है कि प्रतिवादी के नाम वह समन निकालता है। समन भेजा जाता है लेकिन उसकी तामील नहीं हो पाती है और तामील नहीं हो पाती इसलिए वह समन जो है क्या होता है, लौटा दिया जाता है। अब जब वह समन वापस लौटा दिया गया तो लौटाए जाने के पश्चात जिस तारीख को वह लौटाया गया है उस तारीख से कितनी अवधि तक वादी न्यायालय से समन नया समन निकालने के लिए आवेदन करेगा। तो 7 दिन के अंदर वह न्यायालय से आवेदन करेगा कि साहब आप नया समन निकालिए और उसको बुलाइए और ताकि वह हमारे जो जवाब है हमारे दावे का वह उत्तर दे सके। अब यह देखिए 7 दिन का जो समय है यह जोड़ा गया है 2002 में। 2000 पहले से यह 2 से पहले यह समय था वह 1 माह था। तो अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि यह जो समय है वह 2002 से पहले कितना था या कब यह जो समय है वह 7 दिन किया गया है। तो एक वादी के द्वारा वाद दायर किया गया, उस वाद के आधार पर न्यायालय ने समन जारी किया, तामील उसकी नहीं हुई इसलिए समन वापस आ गया। जिस तारीख को वह वापस आया उस तारीख से 7 दिन के भीतर वह जो वादी है वह न्यायालय को आवेदन करेगा कि साहब आप फिर से समन जारी कीजिए और उसको बुलाइए ताकि वह हमारे दावे का उत्तर दे सके। तो इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आदेश 9 का नियम 5 जो है इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि वाद की सुनवाई होने के लिए पुकार होने पर वादी उपस्थित नहीं होता है, तो अगर वादी ही उपस्थित नहीं है तो वहां पर क्या होगा। तो आदेश 9 और नियम 8 को आपने देखा कि अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं है तो वाद खारिज। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वादी जो दावा करता है, जो अपने आप को पीड़ित बताता है, वाद संस्थित किया और जब न्यायालय ने तारीख रखी कि हाँ इस दिन सुनवाई होगी उस दिन वह खुद ही गायब रहा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि तुम पीड़ित हो ही नहीं, तुम्हारा वाद खारिज कर दिया जा रहा है। यह प्रावधान कहाँ है, आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जहां एक वाद सीपीसी के आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है वहां पर वादी क्या कर सकता है। तो अगर जो है आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत अर्थात वादी ने जो वाद संस्थित किया वह खुद उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण से उसका वाद खारिज कर दिया गया, चाहे वह पूर्णतः खारिज कर दिया गया या आंशिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में क्या वादी को जो है क्या विकल्प रहेगा, क्या वह आगे कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश 9 के नियम 9 के अंतर्गत दिया गया है। आदेश 9 नियम 9 में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जहाँ की इस प्रकार से नियम 8 के तहत वह मामला जो है पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है, वहाँ वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद संस्थित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नया वाद लाने से क्या होगा, वह वर्जित होगा, लेकिन वह खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो ऐसी जो निरस्त हुआ है उस निरस्त को अपास्त कराने के लिए वह क्या कर सकता है, न्यायालय में आवेदन दे सकता है कि साहब हमारा जो वाद निरस्त किया गया है उसको निरस्ती को वापस ले लीजिए, लेकिन उसी आधार पर वह नया वाद नहीं ला सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कुछ बातें हैं इसके अंतर्गत आदेश 9 में, ये सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है गलती आपसे नहीं होगी। तो अगर कोई वादी या प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है वाद खारिज कर दिया जाएगा। जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है वादी, अगर वही उपस्थित नहीं हुआ तो उसके कारण जो है वाद को निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में न्यायालय से वह आवेदन करता है कि साहब जिस दिन आपको समक्ष हमें उपस्थित होना था उस दिन रास्ते में बहुत बाढ़ आ गई थी, नदी की बढ़ी हुई थी, या हमको
धमका करके रोका गया था या अन्य कारण से न्यायालय का समाधान कर देता है कि हम जो है इस कारण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए हमारा जो निरस्त किया गया है आवेदन, आप उसके निरस्तीकरण को आप जो है कैंसिल कीजिए और हमको जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का अवसर दीजिए। तो यह आवेदन करके वह न्यायालय का समाधान करेगा, लेकिन उसी वाद हेतु पर नया वाद वह संस्थित नहीं कर सकता है। आदेश 9 नियम 9 जब वाद की सुनवाई पर केवल प्रतिवादी उपस्थित होता है, वहां पर वाद को खारिज कर दिया जा सकता है और तब वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद नहीं लाएगा, लेकिन वह खारिजी को पास कराने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध क्या उपचार हैं? एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध जो उपचार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए एक पक्षीय डिक्री के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश 9 और नियम कहाँ है 6, इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और एक पक्षीय डिक्री तब पारित की जाती है जबकि केवल एक पक्षकार को सुन करके न्यायालय निर्णय दे देता है या डिक्री पारित कर देता है। अब नियम 6 को जब आप देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट मिलता है कि जबकि वादी के द्वारा कोई वाद संस्थित किया गया और वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, लेकिन प्रतिवादी को सम्यक रूप से समन की तामील हो गई थी, उसके बावजूद वह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में केवल वादी के दावों के आधार पर यहाँ पर निर्णय दे दिया जाएगा। तो जब ऐसा निर्णय दे दिया गया तो जो पीड़ित व्यक्ति है, प्रतिवादी है, अब वह क्या कर सकता है, वह बता सकता है कि साहब हम नहीं आ पाए कोर्ट के समक्ष, उसके कुछ पर्याप्त कारण थे, खराब मौसम हो सकता है, वादी का कोई भय या खतरा हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तमाम तरह के जो आधार हैं वह बता सकता है। अब यह जब आधार बता सकता है तो उसके विरुद्ध जो है या क्या कर सकता है, वह डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। अब डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन किस धारा के तहत या किस नियम के तहत वह देगा, तो आदेश 9 और नियम 13 के तहत वह डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे धारा 96 का जो खंड 2 है, धारा 96 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान है। तो 96 का जो दूसरा खंड है वह यह बताता है कि एक पक्षीय पारित आदेश के विरुद्ध या डिक्री के विरुद्ध भी अपील हो सकती है और इसी के साथ साथ पुनर्विलोकन के लिए भी वह जो है न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकता है। तो पुनर्विलोकन के तहत आवेदन कहाँ दे सकता है, तो आदेश 47 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है और इसके नियम 1 के अंतर्गत जो है वह पुनर्विलोकन के लिए भी आवेदन न्यायालय के समक्ष कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो सभी आधार हैं वह उसको प्राप्त होते हैं और इन आधारों पर जाकर के वह एक पक्षीय डिक्री को जो है वह अपास्त करा सकता है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं धारा 96 खंड 2 आदेश 9 नियम 13 के तहत और आदेश 47 नियम 1 के तहत पुनर्विलोकन। तो यह सभी आधार हैं एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, सीपीसी के किन प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कराया जा सकता है, तो आदेश 9 नियम 13 ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है और इसके तहत जो जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से डिक्री पारित की गई है वह उसको अपास्त कराने के लिए उस न्यायालय के समक्ष जो है आवेदन कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और वहां पर यह बता सकता है कि उसको जो है न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने के पर्याप्त कारण थे जिसके कारण वह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सका। अगला प्रश्न है, जहां एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलार्थी ने वापस ले ली है, वहां पर एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत जो आवेदन दिया गया है वह क्या होगा, वह पोषणी होगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आदेश 9 नियम 13 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर ऐसी जो अपील है वापस ले ली गई है, वहां उस एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई भी आवेदन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन को बताइए। तो गलत कथन इसमें से कौन सा है? पहला है, जहां वाद की सुनवाई पर प्रतिवादी उपस्थित होता है। अब आपको इसमें क्या होगा कि आपको शब्दों को पकड़ना होगा। वाद की सुनवाई पर प्रतिवादी उपस्थित है, इसका मतलब जो वादी है जो स्वयं पीड़ित होने का दावा कर रहा है वह क्या है, अनुपस्थित है। वह क्या है, उपस्थित नहीं होता। तब न्यायालय जो है वाद को खारिज कर देगा तथा उसी विषय पर नया वाद नहीं
लाया जा सकता है, अर्थात वादी जो है उसी विषय पर नया वाद नहीं संसित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। आदेश 9 के नियम 8 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी। यह बिल्कुल गलत है। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। यह प्रावधान धारा 96 का दूसरा खंड आपने देखा, उसी के अंतर्गत दिया गया है। हमसे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो दूसरा ही जो कथन है वह गलत है। इसके अलावा बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला हम विकल्प देख लेते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि वादी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हैं तो उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी। आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, कोई न्यायालय एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करा सकेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी। यह भी बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है तो किस आधार पर एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। तो पहला है कि समन का निर्वाह सम्यक रूप से अगर नहीं हुआ था तो इस आधार पर एक पक्षीय डिक्री को जो है वहां पर अपास्त कराया जा सकता है। यही जो कथन है बिल्कुल सही है। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह आधार नहीं है। तीसरा है कि प्रतिवादी ने समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उसे नए समन जारी नहीं किए गए थे, तो यह भी कोई आधार नहीं होगा। चौथा है कि किसी भी परिस्थिति में उसको अपास्त नहीं किया जाएगा, तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, एक पक्षीय डिक्री, तो इसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सी बातें जो है वह सही होंगी। एक पक्षीय डिक्री क्या है, किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन पर अपास्त की जा सकती है। तो किसी पक्षकार के आवेदन पर जो है उसको अपास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसी के आवेदन पर उसको अपास्त किया जा सकता है, नियम 13 के अंतर्गत आदेश 9 में। दूसरा है, किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसी सूचना विरोधी पक्षकार को देने के बाद ही उसको अपास्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह बात ही सही है। तीसरा विकल्प है, किसी पक्षकार के आवेदन पर अपास्त नहीं किया जा सकता, कभी अपास्त नहीं किया जा सकता, तो इसमें से केवल दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि आदेश 9 नियम 14 के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री किसी भी पक्षकार के आवेदन पर तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक कि विरोधी पक्षकार को उसकी सूचना नहीं दे दी जाए, सूचना या समन के जो तामील है उसके ऊपर न करा दी जाए, क्योंकि जो दूसरा पक्षकार है उसको भी यहाँ पर सुना जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके के लिए विकल्प देने के लिए निर्देश दे सकता है। तो यह किस नियम के तहत या किस आदेश के तहत, तो आदेश 10 के अंतर्गत नियम 9A जोड़ा गया है। इसी के तहत जो है वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके के लिए यहाँ पर विकल्प दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको धारा 89 के भी प्रावधान को पढ़ना चाहिए। धारा 89 को आदेश 10 नियम एक एक के साथ जोड़ करके पढ़ना होगा। अब आदेश 10 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 10 से भी आपको आदेश क्या आती है 10 के अंतर्गत, उसको भी याद रखना होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत की जाती है। तो मौखिक परीक्षा के बारे में जो प्रावधान है आदेश 10 नियम 2 के अंतर्गत दिया गया है। अब विशेष रूप से यह सब ऐसी बातें हैं जो कि आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है किस आदेश में दिए गए हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो देखिए, मौखिक परीक्षा जो है वह किसके लिए की जाती है, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। किसी पक्षकार या उसके साथी की मौखिक परीक्षा किस आदेश के तहत, किस नियम के तहत की जाती है, तो आदेश 10 नियम 2 के तहत की जाती है। किस लिए, तो वाद की जो विषय वस्तु है उसके विशदीकरण की दृष्टि से उसकी मौखिक परीक्षा की जाती है। तो यह भी आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीपीसी के आदेश 10 नियम 2 के अधीन मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, वही प्रश्न फिर से आ गया कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो मौखिक परीक्षा का जो उद्देश्य है विवादित विषय का विशदीकरण करना, यही इसका जो है मूल उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रकटीकरण और निरीक्षण, इससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आदेश 10 के अंतर्गत आपने क्या देखा, आदेश 10 के अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और प्रकटीकरण और निरीक्षण से संबंधित जो प्रावधान है आदेश 11 के अंतर्गत दिया गया है।
अर्थात आदेश प्रकटीकरण से क्या तात्पर्य है कि कोई भी जो पक्षकार है वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो या जो कि कुछ उसके पास जो साक्ष्य वगैरह हैं उनको न्यायालय के समक्ष प्रकट करे, इसे ही प्रकटीकरण कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको आदेश धारा जो है धारा 30 को भी देखना चाहिए, उसमें भी इसी से संबंधित प्रावधान किया गया है, प्रकटीकरण और निरीक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रश्न मालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जबकि मामले जो है किस प्रकार से हैं। तो वह जो है प्रश्न मालाओं पर या परिप्रश्नों पर आपत्ति की जाएगी जबकि वह सुसंगत नहीं है, निंदात्मक हैं, सद्भावना पूर्वक नहीं किए गए हैं। अर्थात कलंकात्मक हैं, विसंगत हैं या सद्भावना पूर्वक वह नहीं किए गए हैं, तब जो है इन सभी अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वहां पर आपत्ति की जा सकेगी। प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 11 का नियम जो 6 है इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी दस्तावेज को सभी न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर उसको स्वीकार कर ले। तो यह जो है कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी दस्तावेज को सभी न्यायसंगत बातों को स्वीकार कर लें, कितने दिन के भीतर, तो उसके ऊपर सूचना की जो तामील है उसके किए जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर। तो 7 दिन के भीतर जो है उनको स्वीकार करना आवश्यक है। प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 12 का जो नियम 2 है इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह मिलता है। अब आदेश 12 के अंतर्गत स्वीकृति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आदेश 11 में आपने क्या देखा, प्रकटीकरण। तो जो बातें प्रकट की गई, अब प्रकट की गई और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसको स्वीकृत करी जा रही हैं आदेश 12 के अंतर्गत। तो 12 क्या है, संबंधित है, स्वीकृति से संबंधित है। तो ऐसी स्वीकृति कितने दिन के भीतर होनी चाहिए, तो सूचना की तामील की तारीख से 7 दिन के भीतर वह जो है स्वीकृति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जब किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार के द्वारा आदेश 12 नियम 4 के अंतर्गत नोटिस के द्वारा तथ्यों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो पक्षकार जिस पर तामील हुई है तथ्यों को निम्न अवधि के अंतर्गत उसको स्वीकार करना होगा। किस अवधि के अंतर उसको रहते हुए उन तथ्यों को स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर तथ्यों को स्वीकृत करने की उसको सूचना समन के द्वारा उसको दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उसको सूचना की या नोटिस की तामील होने की तारीख से 6 दिन के भीतर उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना होगा। आदेश 12 के रूल 6 या 6 के अंतर्गत या रूल 4 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है, नियम 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, तथ्य की स्वीकृति होने पर निर्णय दिया जा सकता है। अर्थात कोई तथ्य जो है एक पक्षकार ने स्वीकार कर लिया और उसी के आधार पर यहाँ पर निर्णय दिया जा सकता है। आदेश 12 नियम 6 के तहत जो है ऐसा निर्णय दिया जा सकता है। इसमें यह है कि जहां अभिवचन में या अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई तथ्य स्वीकृत कर दिया गया है, तो स्वीकृति कैसी होनी चाहिए, वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। अगर इस प्रकार से वह तथ्य स्वीकृत कर लिया गया है तो उसी आधार पर यहाँ पर निर्णय दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 के प्रयोजनों के लिए तथ्यों की जो स्वीकृति है वह कैसी होनी चाहिए। तो आदेश 12 नियम 6 को जब देखेंगे तो यहाँ पर यह दिया गया है कि जो तथ्यों की स्वीकृति है वह अभिवचन में हो सकती है या अन्यथा हो सकती है, या तो अभिवचन में या अन्यथा हो सकती है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही है, सही है कि अभिवचन में हो सकती है या तो अन्यथा हो सकती है। और कैसे हो सकती है, तो वह मौखिक रूप में हो सकती है और लिखित रूप में भी हो सकती है। तो मौखिक या लिखित रूप में, अभिवचन के दौरान या अन्यथा या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान यह की जा सकती है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, सीपीसी का आदेश 12 नियम 8 किससे संबंधित है। तो आदेश 12 नियम 8 के अंतर्गत दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना अर्थात
दस्तावेज को पेश करने की नोटिस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। स्वीकार करने के लिए नहीं है बल्कि पेश करने के लिए नोटिस है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना, लौटाए जाना संबंधित जो प्रावधान है यह सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत दिया गया है। अब स्वीकृति के बारे में आपने देखा 12 के अंतर्गत, स्वीकृति के बारे में 12 में प्रावधान, दस्तावेजों को पेश करना, उनको परिबद्ध कर लेना या लौटाया जाना, इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश 13 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक सिविल वाद में विवादकों की जो विरचना है वह कैसे की जा सकती है। तो सिविल मामले में विवादकों की विरचना कैसे की जाएगी, तो पक्षकारों के द्वारा नहीं की जाती है बल्कि न्यायालय के द्वारा जो है मामला का जो विरचना है वह किया जाता है। प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 14 के अंतर्गत दिया गया है नियम 1 में। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि विवादक तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार के द्वारा, अर्थात जब तथ्य या विधि के संबंध में कोई एक दावा किया जाता है और दूसरे पक्षकार के द्वारा उस दावे से इनकार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में विवादक पैदा होते हैं। और विवादक जब पैदा हो जाते हैं तो उनकी विरचना जो है वह न्यायालय के द्वारा की जाती है। आदेश 14 में विवादकों के स्थिरीकरण या और विधि विवादकों के आधार पर या विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है वाद के अवधारण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के कौन से आदेश और नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करते हैं। तो विवादकों की विरचना के बारे में प्रावधान जो है आदेश 13 नियम 1 के अंतर्गत दिया गया है। तो नियम 13 आदेश 13 नियम 1, इसमें यह बताया गया है कि न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उनमें से किसी से विवादकों की विरचना कर सकेगा। कैसे, पक्षकारों के द्वारा या उनके ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या प्लीडरों के द्वारा शपथ पत्र पर किए गए अभिकथन के आधार पर, अभिवचनों या वाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तर में किए गए कोई अभिकथन है, इस आधार पर विवादकों की विरचना की जाएगी। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के आधार पर भी जो है विवादक की विरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीपीसी के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने के पूर्व विवादक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवादकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है। तो यह जो है शक्ति निहित है किस आदेश और नियम के अंतर्गत। तो आदेश जो है 14 नियम 5 को जब देखेंगे तो इसी के अंतर्गत जो है यह आधार मिलता है। तो 14 नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान क्या है, तो इसमें है न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी समय ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे विवादकों में संशोधन कर सकेगा, अतिरिक्त विवादकों की उसमें विरचना करेगा, ये सब जो कार्य है वह कर सकता है आदेश 14 नियम 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई पर क्या कर सकेगा। तो वाद की प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आदेश 15 के अंतर्गत किया गया है। अब विकल्प देखेंगे कि न्यायालय जो है वाद की प्रथम सुनवाई पर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर वह अभिनिश्चित करेगा कि क्या अभिवचन में कहे गए आरोपों को स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। तो इसी आधार पर वह न्यायालय जो है तुरंत ही निर्णय सुना सकेगा। तो यह जो तीसरा विकल्प है यही सही है, आदेश 15 और नियम 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने 7वें पार्ट को समाप्त किया और कुल 350 प्रश्नों को हमने अभी तक कवर किया है और अभी तक हम आदेश 14 तक को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम आदेश 15 से संबंधित जितने भी आगे की बातें हैं उनको देखेंगे और अभी जल्दी ही यह जो समाप्त होगा और सभी जो पार्ट हैं आपके समक्ष होंगे और आप इसके सभी प्रश्नों को बेहद सावधानी पूर्वक और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप बेरैक के साथ इसको पढ़ेंगे। निश्चित रूप से सीपीसी कई लोगों को बहुत ही टफ लगती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उसको आपको आसान तरीके से आपके समक्ष इस रूप में रखें ताकि सीपीसी का जो खौफ है वो पूरी तरह से आपसे निकल जाए, आप उससे मुक्त उनको परीक्षा में आप हल कर सकें। तो आप जो है चैनल पर लगातार बने रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।